हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको हम शॉर्ट वीडियो में भी बता रहे हैं कि हम आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एक नया ऐप, न्यू ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं और आप लोगों का जो नॉलेज है उसको एनहांस करने के लिए हम आपको इस चैनल पर डिटेल वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे और जिस पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा उस पैटर्न के क्वेश्चंस, यानी कि अगर आपका एमसीक्यूज बेस होगा तो एमसीक्यूज लेके आएंगे और जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा तो सब्जेक्टिव पेपर्स के हिसाब से भी हम आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। और जल्दी से जल्दी हमारा डीडीयू अपडेट चैनल डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल फ़ोन में और हमारे साथ आप जुड़ने की कोशिश करें जल्द से जल्द। और जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा जो मेन एम है हम कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सकें वो पूरा हो सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस। तो हम यहाँ पर जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और आपको ऐसा नहीं है कि हम केवल एमसीक्यूज देंगे, आपको डिटेल में लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे एमसीक्यूज तो हम देंगे ही देंगे आपके एग्जाम टाइम से पहले। करीबन जल्दी से ही हम 16 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 16 सितंबर से। तो वो तो सब हम देंगे ही, ठीक है, वो तो हम देंगे ही। बट आपको एमसीक्यूज तो इसलिए देंगे कि आपको देखो, क्योंकि एमसीक्यूज में एक डिटेल में नॉलेज को चेक किया जाता है, तो वो तो हम आपको देंगे ही। साथ में हम आप लोगों को डिटेल वीडियो लेक्चर्स भी देंगे जो हमारे डीडीयू ऐप पर आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ें, डीडीयू ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, डिटेल में। तो अब हम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम का डिस्कशन करेंगे। तो आइए फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेम का डिस्कशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल है और ये आपकी थ्योरी है, ठीक है ना। थ्योरी न्यूमेरिकल को हमने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, ये आपके माइनर है और ये आपका मेजर है फर्स्ट सेमेस्टर में दो, ठीक है। और आपको पता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, यानी कि वोकेशनल, जिसके 3 क्रेडिट होंगे, और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स यानी कि को करिकुलर, ठीक है ना, और रिसर्च प्रोजेक्ट और डिजर्टेशंस, ठीक है ना। इसके लिए अभी नहीं है, ये आपको आगे जाके होगा, ठीक है ना। फिलहाल में आपको 2 मेजर सब्जेक्ट है और एक माइनर है, और 2 आपके, एक तो स्किल का है और एक एबिलिटी का है। तो हम इसका डिस्कशन करेंगे, फिर हम कंपनी लॉ और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिस्कशन करेंगे हम, यानी कि हमको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए मेजर सब्जेक्ट जो होंगे इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आपको हमने बताया है, ठीक है ना। इसका कॉम का मतलब बी कॉम को लिखा गया है 121F, ठीक है। तो इसका जो कोड है ये रहेगा, यानी कि जो सी है COM, ये कॉमर्स को डिनोट कर रहा है और इसका पहला कोड 101 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ठीक है ना। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में आपका बिजनेस कम्युनिकेशन रहेगा और ये रहेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, राइट। और आपको ये दिख भी रहा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का देखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का देखिए। बिजनेस में कॉन्सेप्ट, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम समझेंगे, है ना। बिजनेस की डेफिनेशन पता है क्या है? बिजनेस की डेफिनेशन वो है ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी जो लीगल होती हैं, यानी कि मानव द्वारा जो क्रियाएं
की जाती हैं और वो लीगल हों और उससे वो पैसा कमा रहा हो, लाभ कमा रहा हो, वो ही बिजनेस के दायरे में आती हैं। ठीक है ना? तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक तरह से एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जाती है वुमेन द्वारा, जो कि लीगल होती है। ठीक है? उसका मीनिंग हम बताएँगे, उसके फीचर्स हम बताएँगे, क्या-क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है ना? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो डेवलपमेंट है उसकी स्टेज क्या है? पहले कौन-सा स्टेज था? स्मॉल बिजनेस था, राइट? स्मॉल बिजनेस में एकांकी व्यापार को हम कहते हैं, एकांकी व्यवसाय को हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसका एक ही व्यक्ति ओनर होता है। ठीक है ना? फिर पार्टनरशिप का जन्म हुआ, ओरिजिन हुआ और फिर कॉर्पोरेट का, ठीक है? जिसमें कंपनी बनाई गई। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में जो बिजनेस में जो एक्टिविटी किया जाए उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। मीनिंग, कैरेक्टरिस्ट, इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है ना। ठीक है ना? क्योंकि देखिए आजकल अगर आप देख रहे हैं तो कोई कोई भी व्यक्ति जो है अपनी सारी नीड्स को स्वयं फुलफिल नहीं कर सकता। और मैं ये कहूँ ना कि आज तो जो आपका सॉल्व बिजनेस होता है वो भी सबकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता, है ना? इसलिए तो पार्टनरशिप का जन्म हुआ। और फिर मैं ये कहूँ कि पार्टनरशिप फर्म क्या सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगी? तो नहीं, कंपनियों का ओरिजिन हुआ है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम जो है अ, जो सोसाइटी है उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए हम हम एफर्ट लगाते हैं और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाकर उसको सोसाइटी तक पहुंचाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना? मूल्यांकन करेंगे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का और डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना? और इंडस्ट्री, देखो इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है, इसके बारे में बताएंगे। इंडस्ट्री है जहां पर कन्वर्जन का काम होता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। कॉमर्स किसको कहते हैं? जहां पर सेल्स और परचेज किया जाता है और उसके साथ साथ और क्या किया जाता है? उसके साथ साथ हेल्पिंग, बिजनेस को सपोर्ट करने वाली हेल्पिंग एक्टिविटीज भी की जाती हैं। ठीक है ना? जो बिजनेस को रन करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। मॉडर्न बिजनेस एंड देयर कैरेक्टरिस्ट, आजकल मॉडर्न बिजनेस क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको पता है बिजनेस जो है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहाँ से लेती है? सोसाइटी से लेती है। ये चारों रिसोर्सेज बिजनेस कहाँ से लेती है? सोसाइटी से लेती है और उसके ऊपर प्रोसेस करके एक फिनिश गुड्स बनाती है और फिर उसको सोसाइटी के लिए प्रोवाइड कर देती है। तो अब बताइए, जो चीज़ आपने सोसाइटी से ली, कोई चीज़ आपने सोसाइटी से ली और फिर उसको सोसाइटी को ही बेच करके आपने लाभ कमाया, तो क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति? हाँ जी, देखिए हमने क्या करा कि सारी चीज़ें तो सोसाइटी से ली ना और फिर सोसाइटी को ही हमने उनको प्रोवाइड किया और उस पर भी अगर हम लाभ कमा रहे हैं तो हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ नया करें। ठीक है ना? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है? प्रमोशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रमोशन कैसे होता है? कंसिडरेशन इन स्टेबलाइजिंग न्यू बिजनेस, राइट? न्यू बिजनेस का स्टेबलाइजेशन कैसे करेंगे? क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए एक बिजनेसमैन, जो वो मतलब सफल बिजनेसमैन में क्या क्या गुण होने चाहिए? जैसे उसका वो ईमानदार होना चाहिए, है ना? और क्लेवर भी होना चाहिए। ठीक है ना? डिसीजन मेकिंग की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, है ना? राइट टाइम पे डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के अंदर, है ना? हंसमुख चेहरा उसका होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ये सब उसके अंदर होना चाहिए। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सॉल्व, देखो फॉर्म कौन कौन सी है? सॉल्व बिजनेस, सॉल्व प्रॉपर्टी, सॉल्व प्रॉपर्ट प्रॉपर्टीशिप, है ना? पार्टनरशिप, सॉल्व प्रोप्राइटरशिप, राइट? इसको हम बोलते हैं एकांकी व्यापार, एकांकी एकांकी व्यापार।
ठीक है? एकांकी व्यापार, ठीक है? एकांकी, एकांकी व्यापार, क्लियर है? यानी कि ऐसा बिज़नेस, ऐसा प्रोप्राइटरशिप जिसका एक ही बंदा, केवल एक पर्सन उसका ओनर हो। पार्टनरशिप जिसमें 2 या 2 से अधिक हों, लेकिन 50 से अधिक ना हो। एलएलपी पार्टनरशिप जिसमें 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन ध्यान रखना बट उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो, ठीक है ना? ये भी एक पार्टनरशिप का रूप है, बट ये जो गवर्न होती है 1932 के अकॉर्डिंग होती है, और ये 2008 में नया वर्जन आया है जी, 2008 में, है ना? क्योंकि देखिए पार्टनरशिप में क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है कि इसमें जो मेंबर होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो साझेदार होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि पार्टनरशिप में लॉस हो गया ना, अगर पार्टनरशिप में लॉस हो गया तो पहले हम बिज़नेस की सारी संपत्ति बेचेंगे और उसका पेमेंट करेंगे, जो हमने लोन लिया है बिज़नेस के लिए। अगर अगर उस एसेट से वो पेमेंट नहीं हो पाता है, तो हमारा यानी कि जो पार्टनर्स हैं, उनके जो घर है ना, घर और उनका जो पर्सनल एसेट्स हैं, उनको बेचकर भी बाकी जो लोन है, जो पैसा है, जो उन्होंने लिया था पार्टनरशिप फर्म के लिए, उसका पेमेंट किया जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ रहे होंगे। हाँ जी, एलएलपी की हम बात करें, लेकिन देखिए पहले मैं इसकी थोड़ा-सा बात करूँ तो इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। हाँ जी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना? एजेंट की तरह काम करते हैं जो दोनों पार्टनर, ये 2 से अधिक जितने भी पार्टनर हैं, और मान लो एक ने गलती कर दी, एक ने डिसीजन मेकिंग में गलती ये कर दी या जानबूझ के गलती कर दी, बट उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता नहीं पड़ता है? हाँ जी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या है, एजेंट तो इसमें भी पार्टनर्स होते हैं, बट अगर एक ने किसी ने गलती कर दी, तो अगर एक ने किसी ने गलती कर दी, तो फिर उसका खामियाजा जिसने गलती की है उसी को भुगतना पड़ेगा। बाकी जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी फिक्स रहेगी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड कॉर्पोरेटिव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, उनकी हम विशेषताओं की बात करेंगे, कंपनी की भी हम इसमें बात करेंगे। रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की भी बात करेंगे, ठीक है ना? डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, है ना? और ओपीसी की भी बात करेंगे, वन पर्सन कंपनी की, है ना? प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में शामिल किया गया है, और जो पब्लिक कंपनी है उसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में, ठीक है ना? और जो ओपीसी कंपनी होती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में बताया गया है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसकी हम बात करेंगे, इसके कन्वर्जन की भी बात करेंगे कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी डिटेल में हम चर्चा आपसे करने वाले हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन का मतलब क्या है कि जब हम कोई बिज़नेस करेंगे, तो बिज़नेस में हम जो है, जो प्लांट होंगे, है ना? जो टूल्स वगैरह होंगी, मशीन वगैरह होंगी, उसको हमें कैसे व्यवस्थित करना है, सिस्टमैटिक तरीके से कैसे लगाना है, जिससे कि कम से कम लागत में अधिकतम मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। तो इसका कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, है ना? मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, कौन-कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्लांट लोकेशन को प्रभावित करते हैं। प्लांट लेआउट का मतलब है कि उसको हमें किस सीक्वेंस में लगाना है, किस तरह से लगाना है, ठीक है ना? कौन चीज़ को हमें पहले लगाना है, फिर दूसरी स्टेप पे किसको, तीसरे पे, ऐसे करके हम सीक्वेंस डाल देंगे। मीनिंग, ऑब्जेक्ट, इम्पोर्टेंस, टाइप्स की हम बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लेआउट की बात करेंगे। अब फैक्टर अफेक्टिंग लेआउट, साइज ऑफ बिज़नेस यूनिट, फैक्टर अफेक्टिंग द साइज, ऑप्टिमम साइज एंड फैक्टर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम साइज, और अनुकूलतम साइज क्या होगा उसकी बात करेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि भाई 2 या 2 से बिजनेस को हमें मिला करके एक बिजनेस कैसे बनाएंगे, तो इसका मीनिंग हम बताएंगे, आपको कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कॉम्बिनेशन करने के वो बताएंगे, और कॉसेज, फॉर्म एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रकार के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन के मतलब बिज़नेस के प्रकार नहीं, बिज़नेस के कॉम्बिनेशन के प्रकार की बात करेंगे, जैसे अमाल्गमेशन है, मर्जर है, एक्विजिशन है ना? टेक ओवर है, इनकी हम बात करेंगे।
रैशनलाइजेशन की हम बात करेंगे, मीनिंग करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, मेरिट और डिमेरिट्स मेरिट क्या होती है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन की हम मीनिंग की भी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या है, मेरिट और डिमेरिट इसके क्या है। डिफरेंस बिटवीन रैशनलाइजेशन और नेशनलाइजेशन, ठीक है ना। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि आपको नेशनल के ऊपर जाने का, ठीक है ना। यानी कि नेशनलाइजेशन का मतलब है, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग होता है नेशनलाइजेशन कि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके शेयरों को गवर्नमेंट ले लेती है ना। तो यानी कि जो कंपनियां अभी तक प्राइवेट सेक्टर में थी उनको नेशनलाइज करना, देश की सरकार की बना देना, यानी कि पब्लिक बना देना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हाँ जी, ये चीज़ हमको समझ में आ गई है। बिजनेस स्टैटिक्स रहेगा दूसरा सब्जेक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहले हम बताएंगे आपको स्टैटिक्स का मीनिंग, है ना। मीनिंग क्या होता है और इसका ओरिजिन भी हम बताएंगे, इंट्रोडक्शन भी हमने दे रखा है, ओरिजिन कैसे हुआ, मीनिंग बताएंगे, ठीक है। फिर हम स्कोप बताएंगे इसका, है ना। इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे, सिंगुलर और प्लूरल में, है ना। सिंगुलर और प्लूरल में हम, ठीक है ना। तो इसका हम पूरा प्लूरल में क्या है, प्लूरल में हम नंबर्स को कंसीडर करते हैं और सिंगुलर में हम क्या करते हैं, सिंगुलर में हम एक प्रोसेस के बेस पर स्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेशंस, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिकल यूनिट्स क्या है, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसके मेथड्स क्या है, सेंसस एंड सैम्पलिंग। सेंसस का मतलब हमने बताया आप लोगों को, अगर आप पढ़ेंगे हमारे डिटेल में लेक्चर तो हमने आपको बताया सेंसस का मतलब है कि जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो जितना हमारे पास में डाटा है, टोटल नंबर ऑफ डाटा की जितनी यूनिट है, जब हम ईच एंड एवरी यूनिट को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेस पर रिजल्ट निकालते हैं तो उसको हम सेंसस बोलते हैं। और जब हम हमारे पास में एक बड़े लेवल का डाटा है उसमें से कुछ यूनिट निकाल लेते हैं, उसके बेस पर हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम उसको सैंपलिंग बोलते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर में अधिकतर अगर आप गाँव से हैं तो देखिए हमको मान लो मिल्क है, मिल्क और मिल्क में हमें देखना है कि भाई उसमें फैट कितनी है, एसएनएफ कितनी है, यानी कि उसमें पाउडर कितना है और उसमें जो है जो फैट यानी कि उसमें जो फैट है वो कितना है। तो उसके लिए हम ऐसा थोड़ी नहीं कि चेक करने के लिए मशीन में सारा ही मिल्क डालते हैं, नहीं। हम उस मिल्क को थोड़ा-सा हिलाते हैं और बढ़िया करके उसको मिला के चला करके उसमें से कुछ ले लेते हैं, है ना? कुछ दूध मिल्क ले लेते हैं और उसके बेस पे बता देते हैं कि दूध में फैट और पाउडर की मात्रा कितनी है। ऐसे मान लो अगर आपको बीमार हो जाता है ना, फीवर वगैरह हो जाता है तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपका जो पूरा ब्लड ही निकाल के उसको चेक किया जाता है, नहीं। उसमें से डॉक्टर क्या करता है कि इंजेक्शन से थोड़ा-सा क्या लेता है, कुछ आपका ब्लड लेता है और उस ब्लड के बेस पर ही मशीन के द्वारा बता दिया जाता है कि उसमें क्या उसमें मतलब क्या प्रॉब्लम है। यानी कि आपका टेस्ट जो होता है ना, उसी को हम सैंपलिंग बोलते हैं, ये समझ लीजिएगा आप। कलेक्शन ऑफ डाटा प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसा डाटा जो पहली बार हमने कलेक्ट किया है। सेकंड डाटा वो होता है जो पहले से किसी ने यूज़ कर रखा था या पब्लिश हुआ था। एडिटिंग ऑफ डाटा यानी कि डाटा में कुछ मतलब उसमें कुछ कम या ज़्यादा करना। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटा के प्रकार हमने बताए थे आपको, है ना? उसमें हमारे जो डिटेल वीडियो लेक्चर है उसमें डेटा के प्रकार बता रखे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना? स्टैटिकल सीरीज, है ना? ट्रिब्यूलेशन ऑफ डाटा, तो और उसको हम डायग्रामेट्रिकल भी करेंगे और ग्राफिकल भी करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डायग्रामेट्रिकल भी करेंगे, डायग्राम के थ्रू बताएँगे और ग्राफ के थ्रू भी बताएँगे और उसको प्रेजेंट करके भी हमने बताया है। आप हमारा जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज़ और वैसा आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड बहुत अच्छे से बनाएँ सीरीज़ के अकॉर्डिंग। जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, है ना? डिस्पर्सन बताया है। रेंज, क्वार्टाइल, Q1, Q2, Q3, परसेंटाइल, P10, P19, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब हमने बता रखे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इसके कोएफिशिएंट भी बता रखे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बता रखा है, वेरिएंस, है ना? टेस्ट ऑफ स्क्यूडनेस एंड डिस्पर्सन, इट इज इम्पोर्टेंस, को कोएफिशिएंट ऑफ
स्क्यूडनेस। कोरिलेशन में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया, डिग्री भी बताई है, मीनिंग भी बताया, एप्लीकेशन भी बताया, टाइप्स भी बताए, डिग्री भी बताई है, ठीक है ना? और इसके मेथड कौन-कौन से हैं, तो स्केलेटल डायग्राम, है ना? ये तो हमने मतलब ये मेथड है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल हमको रिप्रेजेंट करना होता है। कार्ल पियर्सन से हमने 4 तरह से आपको कोरिलेशन निकालना बता रखा है ना? 4 टाइप से स्पेयरमैन का हमने कंप्लीट कर दिया और हमारा ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम अब आपको बताएँगे कंकरेंट मेथड से, ठीक है? और फिर हम आपको इंडेक्स नंबर बताएँगे, मीनिंग क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, यूजेज, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड, ये सारे मेथड बेस कन्वर्जन, बेस शिफ्टिंग, है ना? डिफ्लेटिंग एंड स्प्लाइसिंग, ये सब हम बताएँगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बताएँगे, फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर बताएँगे, रिवर्सिबिलिटी भी बताएँगे टेस्ट की टाइम के बेस पर और फैक्टर के बेस पर, एनालाइज़ ऑफ टाइम सीरीज़ के बारे में बताएँगे, मीनिंग, है ना? इम्पोर्टेंस, कंपोनेंट क्या है और टाइम सीरीज़, है ना? और डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज़, मूविंग एवरेज और मेथड, और एक होता है हमारा लीस्ट स्क्वेयर मेथड। बिल्कुल बढ़िया करके ये सारी चीज़ें हम बताएँगे, लास्ट वाली यूनिट रह गई है, आप हमारा डीडीयू ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर हम आपको ये वाली यूनिट रह गई है और ये कल से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आप पहले दूसरी और तीसरी यूनिट तब तक निपटाइएगा और आपको डिटेल में सारी वीडियो आपको मिल जाएँगी, राइट? चलिए, नेक्स्ट अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना बिज़नेस कम्युनिकेशन का सिलेबस डिस्कस। ये माइनर में रहेगा। हाँ जी, ये माइनर में रहेगा, ठीक है? तो इसमें देखेंगे प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है पता है? अपने थॉट प्रोसेस को दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाना और उसका प्रोसेस क्या है ना? एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, उसका प्रोसेस बहुत मतलब एकदम से आपको पता होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, फीडबैक होगी इसमें, है ना? और इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस तो इतना है कि ये जो चीज़ आप सब देख रहे हैं ना आजकल, है ना? ये डिजिटल बोर्ड है, ये पेन है इसका, है ना? चेयर है, फैन है, ये सब ओवरऑल आप फिज़िकली जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, वो सब आज कम्युनिकेशन के ऊपर ही बेस है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो हम अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते और अगर हम आइडिया एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते तो हम कोई रिसर्च नहीं कर पाते और अगर हम रिसर्च नहीं कर पाते तो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये कुछ नहीं होता, ना ही कोई इनोवेशन होता। जैसे पशु पक्षी होते हैं उनमें क्या सब कुछ है उनके पास में, लेकिन एक कम्युनिकेशन की स्किल नहीं होती है जिससे वो अपने आइडिया, अपने विचार, अपने थॉट प्रोसेस को एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर पाते और फिर वो जहाँ हैं, जैसे हैं, है ना? उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता, वही उनका रहता है, ठीक है? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, बहुत अच्छे से हम बताएँगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स, है ना? कौन-कौन से बैरियर्स हैं, कौन-कौन सी रुकावट है ना? बैरियर्स आप कह सकते हैं इनको या आप नॉइज़ कह सकते हैं, बहुत सी जगह नॉइज़ का भी प्रयोग किया जाता है, बात एक ही होती है, ठीक है ना? लिंग्विस्टिक बैरियर होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, इंटरपर्सनल बैरियर होते हैं, कल्चरल बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर होते हैं। फिजिकल बैरियर का मतलब कोई मशीन चल रही है। लिंग्विस्टिक बैरियर हमको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही किसी की, है ना? चाइनीज़ बोल रहा था। साइकोलॉजिकल बैरियर साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि हमारी साइकोलॉजी ऐसी है, हम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। इंटरपर्सनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, ठीक है? तो ये सब बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, रोल बैरियर इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। रोल, इफेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, टेक्स्ट, मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है जिसका तुरंत फीडबैक मिलता है, ठीक है? एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल है। तो फिजियोलॉजिकल का मतलब है, मान लीजिए मेरे सिर दर्द हो रहा है और आप मुझे कितना अच्छे से पढ़ाओ, तो मुझे समझ में नहीं आएगा, सिर दर्द हो रहा है ना, यानी कि फिजिकली बॉडी में कोई ऐसा पीड़ा हो रही है ना? तो फिर माइंड हमारा उस पे लगा रहेगा, हमको चीज़ें समझ नहीं आएगी। ये है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब है कि हमारा माइंड ही कहीं और चल रहा है। वैसे कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन मान लो घर में कोई कलेश है या किसी
फ्रेंड से या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है और मैं अपना थॉट प्रोसेस आपको देख रहा हूँ। दिमाग आप वीडियो देख रहे हैं या मुझसे बात कर रहे हैं लेकिन दिमाग आपका कहीं और चल रहा है तो उसको कहेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर, है ना? इंटरपर्सनल बैरियर क्या है? इंटरपर्सनल बैरियर होता है कि 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और उनके बीच में किसी कारण से वो आपस में बात को सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? कल्चरल यानी कि कल्चर के बेस पर जो बैरियर आ जाता है, ठीक है ना? रोल, इफेक्ट्स एंड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिज़नेस कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, ये तो हमने बता दिया। टेक्स्ट मैसेज तो आप जानते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, जिसको मतलब जो सिंक्रोनियस होता है ना? एसिंक्रोनियस नहीं, सिंक्रोनियस, यानी कि जैसे मान लो मैंने आपको कोई मैसेज किया, आप तुरंत उसको देख लें और तुरंत फीडबैक हो जाए, है ना? उसको बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है? मॉडर्न टेक्निक्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये, है ना? सोशल नेटवर्किंग, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस बताने आपको। नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, बॉडी लैंग्वेज, है ना? काइनेसिस, ये भी आपका नॉन वर्बल का एक पार्ट होता है। प्रोमैक्सिक, प्रोमैक्सिक क्या है कि भाई प्रोमैक्सिक कि कि किसी को आप अपने इतने नज़दीक बैठा रखे हैं, है ना? तो उससे ये जैसे मान लो मोदी जी के पास मैं बैठ जाऊँ या कोई और पर्सन बैठ जाए तो फिर जो है ना उसके मतलब उसके नज़दीक होने से उसकी इमेज बढ़ जाएगी, ठीक है? लैंग नेक्स्ट है आपका पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो बोलने के साथ-साथ हम जो है, हम जो वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो उतार-चढ़ाव आता है वॉइस में जो उतार-चढ़ाव, कभी हम धीरे बोलते हैं, कभी हम स्लो बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है? पैरा लैंग्वेज। इफेक्टिवली लिसनिंग, है ना? प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग अलग देखो, हियरिंग अलग चीज़ होती है सुनना, और लिसनिंग मतलब एक तो हो गया हियरिंग सुनना, तो सुन रहे हैं हम, लेकिन लिसनिंग का मतलब है समझ के सुनना, ठीक है? फैक्टर अफेक्टिंग लिसनिंग एक्सरसाइजेज, ओरल, रिटन, वीडियो सेशंस, इंटरव्यूइंग स्किल, है ना? अपेयरिंग इन इंटरव्यूज, राइटिंग रिज्यूम हम कैसे लिखते हैं, एंड लेटर ऑफ एप्लीकेशन। मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईटीसी। बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, बिजनेस की लैंग्वेज क्या है उसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, वोकैब्युलरी वर्ड, ठीक है ना? ऑफ्टन कंफ्यूज वर्ड ऑफ, ऑफ्टन मिस सेपले, कॉमन एरर इन इंग्लिश, है ना? इंग्लिश में बोलने में कॉमन एरर आ जाते हैं वो। ओरल प्रेजेंटेशन, जब हम मौखिकी बोलते हैं तो उसको कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या रहते हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, प्रेजेंटेशन प्लान क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जब हम जो है कंप्यूटर की हेल्प से, है ना, स्लाइड बनाते हैं। विजुअल एड्स क्या है, विजुअल एड। राइटिंग स्किल इसमें ही सिखाया जाएगा आप लोगों को। प्लानिंग बिजनेस मैसेजिंग, रीराइटिंग एंड एडिटिंग, द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द फाइनल ड्राफ्ट, है ना? फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना, वो करना। ऑफिस कॉरस्पोंडेंस, है ना? ऑफिशियल लेटर क्या होगा, सेमी ऑफिशियल लेटर क्या होगा, और मेमोरेंडम क्या होगा, ठीक है? इसके बारे में हम बात करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग, आप कोई किसी को लेटर लिखेंगे तो उसकी रिपोर्ट राइटिंग है। आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के कितने प्रकार हैं, आइडेंटिफाई करना बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, कि फॉर्मेट कैसा होगा, हम रिपोर्ट जब बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, कैसे लिखी जाएगी, ये सब हम आपको बताएंगे। लेटर लिखना तक बताएंगे आप लोगों को। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, राइट ए रिपोर्ट मीटिंग द फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स, डिटरमाइन द process of writing a report, importance of including visual such as tables, diagrams and charts in writing report, applies citation rules, APA स्टाइल होता है ना, उसमें हम बात करेंगे रिपोर्ट लिखने में।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर आपका चल रहा होगा, आ जाइएगा। थर्ड सेमेस्टर की हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, थोड़ा जल्दी से कर देंगे। इंडियन कंपनी के बारे में बात करेंगे, हमारा कंपनी एक्ट का जो ओरिजिन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो 1860 में पहली कंपनी बनी थी, फिर 1866 में बनी थी, फिर 1880 में बनी थी, और फिर 1882 में, फिर 1913 में ये एक्ट बने थे जी। एक्ट, ये क्या है? एक्ट है। और ये जो आज का एक्ट दिख रहा है 2013, उसका डेवलपमेंट इन एक्टों के थ्रू हुआ है। फिर 1956 बना था, हमारा देश आज़ाद हो गया था जब, और उसके बाद में 2013 बना था। तो इन सबको रिपील कर दिया गया, लेकिन इनका डेवलपमेंट इन्हीं के माध्यम से हुआ है, क्योंकि जब भी एक्ट में कोई कमी आती है, यानी कि या आप उनको उसको एप्लीकेबल नहीं करा पाते हैं ढंग से, तो फिर आप उसमें चेंजेस लाते रहते हैं। अब जब चेंजेस आते आते ऐसा हो जाता है कि मतलब एक मेजर लेवल पर ही चेंज आ जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्ट को रिपील करके एक नया एक्ट बना देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना? तो कंपनी के अंदर जो है एमसीए होता है, एमसीए, और वही ड्राफ्ट तैयार करता है, और वही एक्ट के लिए उसको लोकसभा और राज्यसभा में लाता है, इंट्रोड्यूस करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट? तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है। नेचर, टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने तरह की कंपनी होती है। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी को आप प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना? प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सब चीज़ें हमने बताई हैं, डिटेल में बताया गया है। ओपीसी को कैसे आप प्राइवेट में कन्वर्ट करोगे, या एक प्राइवेट कंपनी को आप ओपीसी में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सब। फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, एक कंपनी का समामेलन कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। MOA यानी कि मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम हिंदी में बोलते हैं इसको। ये तो बेस होता है, ये कंपनी का चार्टर होता है, ये कंपनी का संविधान होता है, इसी के सीमा में रहकर कंपनी का ऑपरेशन होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी के लिए रूल्स रेगुलेशंस बताता है कि कंपनी का आंतरिक ऑपरेशन किस तरह से होगा। ठीक है ना? इस तरह से प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, जो कंपनी के बारे में मतलब कंपनी के बारे में अदर लोगों को बताते हैं। ठीक है ना? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो कंपनी का ऑब्जेक्ट्स के बारे में अदर लोगों को बताता है, यानी कि सूचना देता है। ठीक है? फिर हम बात करेंगे, देखो शेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और आपके एक होते हैं डिफ़ॉल्ट शेयर। ठीक है ना? शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है, ऑथराइज कैपिटल, इश्यू कैपिटल, एलोटेड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल, है ना, पेड अप कैपिटल। इस तरह से 7 तरह की कैपिटल ये होती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर का अलॉटमेंट आप कैसे कराएंगे। मेंबर्स, कैटेगरीज, मॉडल्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, कैसे आप मेंबरशिप ले सकते हैं किसी कंपनी की, राइट क्या होंगे, लाइबिलिटीज क्या होंगी। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन अलग अलग बातें हैं, दोनों ध्यान रखना है। डिफरेंस मेथड्स ऑफ बोरोविंग, डिवेंचर्स, मॉर्टेज एंड फिक्स चार्ज, फिक्स और फ्लोटिंग, है ना। फिक्स चार्ज होते हैं फिक्स एसेट्स पे होते हैं, और फ्लोटिंग चार्ज जो होते हैं वो आपके करंट एसेट्स पे होते हैं, जर्नली वो स्टॉक पर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टाइप एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, ड्यूटी क्या होंगी, वैकेशन, है ना, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, कंपनी मीटिंग्स, काइंड, कोरम, वोटिंग, रेजुलेशन और मिनट, मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी राइट्स, है ना, प्रिवेंशंस, है ना, ऑपरेशंस, ऑप्शंस एंड मैनेजमेंट। डिसमैनेजमेंट क्या होगा, वाइंडिंग अप कैसे करोगे, उसके प्रकार कितने होते हैं, एंड कंडक्ट पटिशन फॉर वाइंडिंग अप, है ना, वाइंडिंग अप के लिए आपको पटिशन फाइल करना है तो कोर्ट में कैसे जाओगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो निस्तारक होता है उसका कैसे आप अपॉइंटमेंट करोगे, उसकी ड्यूटी क्या होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग को हमने डिटेल में बताया है, पढ़ाया है, और केवल इसका 2 ही चीज़ रह गई हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग बताई, है ना, इंट्रोडक्शन कराया, उसकी नेचर बताई, स्कोप बताया, एडवांटेज बताए कॉस्ट अकाउंटिंग के, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट सिस्टम, है ना,
और डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पहले दिन ही हमने ये सारी चीज़ें बताई थी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के कितने प्रकार होते हैं, मटेरियल मटेरियल को कंट्रोल आपको कैसे करना है, यानी कि मटेरियल के ऊपर हमने 3 लेक्चर लगाए, कैसे परचेज करना है, कैसे स्टोरेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। फिर स्टॉक लेवल कितने होंगे, मतलब इस पे 3 लेक्चर लगाए थे हमने, परचेज, स्टोरिंग, कंट्रोल मटेरियल, और फिर इसके लेवल, स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यू। ठीक है ना। फिर हमने लेबर की बात करी, तो लेबर को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है ना। मीनिंग और इसके कंपोनेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ आइडल टाइम एंड ओवर टाइम को कैसे कंट्रोल करोगे, यानी कि लेबर पर जो खर्चा होगा आपको ओवरऑल कैसे उसको करना है, इस पे भी हमने 3 लेक्चर लगाए थे। मेथड्स ऑफ वेजेस पेमेंट, है ना, एंड इंसेंटिव, प्लान लेबर टर्नओवर, ओवरहेड कलेक्शन क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, एलोकेशन, अपॉइंटमेंट एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, प्राइमरी या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपको स्पेशल में बता रखा था मशीन आवर रेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यूनिट्स आउटपुट कॉस्ट, आउटपुट कॉस्टिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड नीड्स फॉर यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, टेंडर प्राइस, प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये अभी आपका नहीं हुआ है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये हम कराएंगे, बाकी ये हो गए सब यूनिट कॉस्टिंग वाला। प्रोसेस अकाउंटिंग हो चुका है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, और ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, ये कंप्लीट हो चुका है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान रखना, ये हमने बहुत अच्छे से आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमने बहुत अच्छे से बताई है आप लोगों को, और प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कंप्लीट एंड अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, और ये आपका रह गया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इसका एक क्वेश्चन कराया है, इसको कराना है हमें, और किसको कराना है, रिकंसिलिएशन को कराना है। बाकी सब कुछ हो गया है ना। ये हमने डिस्कशन किया आप लोगों के साथ में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अभी और भी सब्जेक्ट है, उसके बारे में भी देखते हैं। बाकी इसमें 4 यूनिट हैं, और इसमें तो बहुत शॉर्ट, ये तो समझ लो पूरा कॉस्ट के मीनिंग पर और मटेरियल पे संबंधित है पहली यूनिट। दूसरी यूनिट तो आपके लेबर को आप कैसे कंट्रोल करोगे, है ना, उसके ऊपर पूरा है, पूरा का पूरा यूनिट। नेक्स्ट आपका जो दोनों यूनिट हैं वो किससे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मेथड से, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड से हैं। तो पहले में तो आपको टेंडर प्राइस और यूनिट कॉस्टिंग की बात करी गई है पहली इस थर्ड वाली यूनिट में, और नीचे जो बात करी गई है वो प्रोसेस कॉस्टिंग की, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। ये सब वही तो है मेथड, हाँ जी, ये सब मेथड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये माइनर में है आपका, तो इसमें देखेंगे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो आपको जो है हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे। ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप कितने होंगे, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप कितने होंगे, एग्रीमेंट क्या होगा, एग्रीमेंट के टाइप कितने होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के 11 टाइप और एग्रीमेंट के 6 टाइप में, वो अच्छे से हमने बता रखे। आपको हमारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सीक्वेंस में आप देखना, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, डेफिनेशन, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन, ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है ना, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसल्ट किसको कहेंगे, है ना, फ्री कंसल्ट यानी कि स्वतंत्र सहमति। ऐसा तो नहीं है, फ्री कंसल्ट उसको कहेंगे जो सेक्शन 15, 16, 17 और 19 से प्रभावित ना हो। अब ये सेक्शन के बारे में हम बताया है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया है, इन सेक्शंस को आप देखना। कंसिडरेशन लायबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, प्रतिफल क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है ना, वॉइडेबल, वॉइड, इन सब के बारे में था। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कंटीजेंसी कहते हैं जो मतलब संभावना है जिसकी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक तरह का कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। ठीक है ना। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, यानी कि तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का क्या हो सकता है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये सब क्या है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं। कौन कौन से, इंडेमनिटी,
गारंटी, इंडेमनिटी कहते हैं कि भई किसी को मतलब क्षतिपूर्ति करना, है ना? गारंटी क्या होती है? गारंटी में जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 पक्षकार होंगे। जैसे मानो ए ने बोला कि भई बी से कि मुझे 10,000 रुपए दे दो। बी बोला कि मैं तो ऐसे नहीं दूँगा तुमको 10,000 रुपए, तुम सी से कहलवा दो तो दे दूँगा। तो इस व्यक्ति ने कहा अरे दे दो अगर ये नहीं देगा तो मैं दूँगा, तो इसको कहते हैं गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये कह देती है कि भई अगर आपको कोई पर्टिकुलर काम करने से मान लो आपको कुछ क्षति हुई तो उसकी पूर्ति हम करेंगे, ठीक है ना? बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट ये होता है कि मान लीजिए अ, बेलमेंट का मतलब होता है इसमें बेलर और बेली होते हैं, ठीक है ना? तो इसमें एक कोई व्यक्ति जो है अपनी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पे रख देता है, ठीक है ना? तो वो उसको अपने पास में जब तक रख सकता है जब तक उसको उसका रखने का प्राइज़ ना मिल जाता हो, ठीक है? तो इसको बेलमेंट और बेली के नाम से मतलब बेलमेंट और बेली 2 पक्षकार इसमें होते हैं। प्लेज क्या है कि जब भई आपने कोई ऋण लिया है और उस ऋण के बदले में आपने कोई एसेट्स रख दी, तो उसको हम बोलते हैं प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ़ पर काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये बहुत अच्छे से हमने बता रखा है, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन क्या हो सकती है, वारंटी क्या हो सकती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडियल मेजरमेंट, एक्शन सेल एबल क्लेम, सॉरी इसको ऑक्शन बोलते हैं, ऑक्शन सेल। तो ऑक्शन सेल क्या होता है कि जैसे मान लो बोली बोलती है ना बोली, है ना? आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति मान लो एक घर है और एक व्यक्ति बोली बुलाएगा कि 5 लाख से फिर नीचे को आता जाएगा, तो जो उस पे बोली जो सबसे ज़्यादा कीमत उसकी लगाएगा, बोली बोलना जानते होंगे खैर आप लोग, तो हम उसको कहते हैं ऑक्शन सेल, यानी कि ऑक्शन, है ना? एबल क्लेम्स। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है 1881, राइट? यहाँ पे तो दे ही रखा है। तो इसमें प्रॉमिसरी नोट होगा, चेक होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे, क्रॉस चेक होगा, डिसऑनर कहते हैं जब चेक का पेमेंट करने से बैंक ने मना कर दिया है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको हमने डिस्कस की हैं और ये तो सिलेबस आपका थोड़ा छोटा है, ठीक है ना? बाकी आपको बहुत अच्छे से हमने चीज़ें कराई हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एकदम से तैयारी करिएगा बढ़िया करके और आपको हम हर सब्जेक्ट की एमसीक्यूज़ लेके आएँगे क्योंकि हमें पता ही चला है कि डीडीयू यूनिवर्सिटी में जो है आपका एमसीक्यू बेस होगा अब की बार एग्ज़ाम, ये वाला एग्ज़ाम जो है आपका एमसीक्यू बेस होगा, तो हम आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया यानी कि जो आने वाले हैं, है ना? जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे, उस तरह के क्वेश्चन हम आपको लेके आएँगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना और जुड़ना ना भूलें और जो भी स्टूडेंट हमारी ये वीडियो देखे, वो डीडीयू के स्टूडेंट तक इसको पहुँचाने की कोशिश करे, जिससे कि वो अपनी जो प्रिपरेशन को उसको और अच्छा कर सके और हमारे साथ जुड़ कर के अपनी तैयारी को और बेटर बना सके। तो प्लीज़ आप हमारे साथ में जुड़े रहना और ये आपका जो सिलेबस था हमने कंप्लीट कराया, ठीक है ना? सिलेबस इस तरह से है 4-4 यूनिट होंगी, ठीक है ना? और माइनर मेजर के बारे में आपको बताया है और देखिए आपको ज़रूरी है कि आप पूरी लगन और मेहनत के साथ में पढ़ें, तब बात बनेगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई, आपके साथ शेयर की, है ना? और ये आपका कंपनी लॉ वाला है तो इसमें 2-2 आपके वो बनते हैं, ठीक है? एक से सिलेबस ये भी है, ये आपको कौन से का सेकंड सेमेस्टर का है ये, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर का है, इसमें कम्युनिकेशन, ठीक है? और ये आपको हमने कराया है। तो देख लें आप एक बार और देख लीजिएगा, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है पहले कि इसमें जो है आपका वैसे कोऑपरेटिंग अकाउंटिंग भी हमने करा दिया है आप लोगों को, ठीक है ना? कोऑपरेटिंग अकाउंटिंग 5th सेमेस्टर का, तो आई होप आप उसको भी देखें, जो भी स्टूडेंट हैं ये भी बताएँ कि कोऑपरेटिंग अकाउंटिंग में इक्विटी शेयर का इश्यू कैसे करेंगे,
है ना? इनका रिडम्पशन तो होता नहीं है ना? इक्विटी शेयर वालों का भी रिडम्पशन नहीं होता है, कंपनी के वाइंडिंग अप पे होता है। प्रेफ़रेंस शेयर को इश्यू कैसे करेंगे, उसका रिडम्पशन के बारे में हमने बात की है, चर्चा की है। बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। डिबेंचर इश्यू कैसे करेंगे, उसका रिडम्पशन कैसे करेंगे, उसके बारे में बात किया है। अमाल्गमेशन के बारे में बात किया है ना? अमाल्गमेशन, रिकंस्ट्रक्शंस, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बारे में बात किया है ना? और मर्जर्स के बारे में बात किया है। डिटेल में ये चीज़ बताई है आपको। गुडविल और उसके कैलकुलेशन करने के मेथड के बारे में हमने बात की है। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात की है क्योंकि आपके टॉपिक में है। आप एक बार देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना? पहले में आपको हमने बताया, दूसरे में डिबेंचर का और प्रेफ़रेंस शेयर का रिडक्शन की बात है। पहली यूनिट में आपके इक्विटी शेयर का इश्यू कैसे करेंगे और प्रेफ़रेंस शेयर का इश्यू कैसे करेंगे, वो है, ठीक है? और फॉरफीचर वगैरह उसमें सब है। तो 2 तो यही हो गई, एक आप तीसरी यूनिट हो गई आपकी उसकी, क्या बोलते हैं, अमाल्गमेशन की, और चौथी यूनिट में आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड सारे हमने बताए। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के थोड़े से कम क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? तो कम क्वेश्चंस बताए हैं, बाकी गुडविल के हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच।